क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अक्ष पर ज्ञात करने के लिए अपने को एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करनी पड़ेगी। जैसे कोई विद्युत द्विध्रुव है आपके -q और +q, ये विद्युत द्विध्रुव जिसके बीच में 2a दूरी है, तो इसके ही अक्ष पे कोई बिंदु P स्थित है, वहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अपन कोई परीक्षण आवेश ले लेंगे और या इस बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इस तरीके से अपने को डेरिवेशन करनी है। तो अपन मान लेते हैं कि A और B इन बिंदुओं पर -q और +q आवेश ये जो स्थित है, ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं और ये प्लस की 2a दूरी पर स्थित है। अब इसी के अक्ष पर, ये जो है इसका अक्ष है, इसके अक्ष पर P बिंदु स्थित है जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन मान लेते हैं कि AB एक द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी अल्प है और उसका मान कितना है, 2a है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु कल अपन ने पढ़ा था, मध्य बिंदु है इसका O। इस द्विध्रुव के केंद्र O से उसकी अक्षीय r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P स्थित है जहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। ये रहा बिंदु आपका जो इसके अक्ष पर है और ये इससे r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। चित्र के अनुसार आवेशों से प्रेक्षण बिंदु P की दूरियाँ निम्न प्रकार होगी। आप देखो, धनावेश Q है आपका, जो धनावेश +q है, इस +q से बिंदु P की दूरी आप नोट करोगे तो क्या आएगा कि ये जो r दूरी है उसमें से मैं, इस r दूरी में से मैं ये जो दूरी है ये 2 है, तो ये वाली कितनी है, a है। इस r में से a माइनस कर दूंगा तो आपकी दूरी जो B से लेकर P तक BP दूरी है वो कितनी आ जाएगी, r - a। इसी प्रकार अपन ऋणावेश वाली दूरी फाइंड करेंगे। ऋणावेश वाली दूरी फाइंड करेंगे तो वो आएगी आपकी यहाँ से लेकर A से लेकर P तक की। तो देखो R में क्या जुड़ जाएगा, A जुड़ जाएगा, तो A से लेकर P वाली दूरी आ जाएगी आपके R + a। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है स्टेप 1, बिंदु P पर स्थित धनावेश के कारण ये जो आपका +q वाला चार्ज है, ये अपना +q वाला जो चार्ज है, ये +q वाला जो चार्ज है B बिंदु पर, इसके कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसको क्या बोल देंगे अपन, E1। क्या बोलेंगे, E1 बोलेंगे। अब चरण 1 में देखते हैं अपन, बिंदु P पर स्थित धनावेश +q के कारण, ये रहा B बिंदु और B पर इस कौन स्थित है, +q आवेश, इसके कारण आपके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E1 मान लेते हैं। और E1 की डायरेक्शन क्यों होगी, इस तरफ होगी, और क्यों होगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है तो प्लस से बाहर की ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हमने पढ़ा है पहले। तो नेक्स्ट इस E1 विद्युत क्षेत्र को अपन नोट करते हैं। तो E1 का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, और अपन यहाँ पर इसके परिमाण की वैल्यू रख देते हैं। तो आवेश का मान कितना है, Q, और दूरी क्या है, इस +q के कारण दूरी क्या है, r - a, तो r - a का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपका जो बिंदु A है, इस बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस A के कारण निकालेंगे तो दूरी कितनी आ रही है, r + a, और चार्ज कितना है, Q।
तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब लिखेंगे इस ए के कारण, तो ए के कारण आ जाएगा आपके E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, चूँकि दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो बिंदु P धनावेश के निकट है, अतः E1 का मान E2 से बड़ा होगा। ये कहना ये चाह रहा है कि दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और बिंदु P धनावेश के पास में है, तो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो दूर है। तो इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके अक्ष पर, तो उसको अपन ई अक्षीय लिखेंगे, और ई अक्षीय का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा E1 माइनस E2। ई अक्षीय को अपन लिखेंगे E1 माइनस E2। ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं, और जब E1 की वैल्यू रखेंगे तो E1 की वैल्यू में से और E2 की वैल्यू में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया। इसके साथ आपके आवेश भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके बचा क्या, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ इस तरीके से आई। Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपन ने नोट कर लिया। फिर अपन इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया आपकी r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा। जैसे अपन इनका एलसीएम लेते हैं ना, कोई भी भिन्न को अपन जोड़ते हैं, तो r माइनस ए का स्क्वायर इंटू r प्लस ए का आपके स्क्वायर आ जाएगा, और r प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों का ही होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इन्होंने कॉमन लेके दोनों को ही होल स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, फिर बाद में जब इनसे नीचे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और r प्लस ए का स्क्वायर यहाँ पर गुणा होके 1 से r प्लस ए का स्क्वायर आएगा। फिर माइनस, फिर इससे इसको डिवाइड किया, इस वाली टर्म को इससे डिवाइड किया, तो r प्लस ए कैंसिल होके क्या बचा, r माइनस ए का स्क्वायर, और r माइनस ए के स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो r माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास ये टर्म प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखें, इसको आगे बढ़ाने पर, इसको आगे सोल्व करने पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो कॉमन आ रखा है, तो ई अक्षीय का मान आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और जब अपन इसको स्क्वायर a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे और उधर वाली टर्म को a माइनस बी के फॉर्मूले से अपन ओपन करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो उस फॉर्मूले से ये वाली टर्म ओपन हो गई, और ये वाली टर्म आपके a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपके ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। देखो r स्क्वायर से माइनस का r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से यहाँ पर ये माइनस इससे गुणा हो के ये भी माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो ये माइनस इस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2ar और 2ar जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे आपके 4ar, और इंटू क्या रहेगा आपके q, तो ये आ गया आपके 4ar इंटू q, और नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अपन इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपके कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अपन ने इस टर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ये जो r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे r माइनस ए और r प्लस ए को अपन ने r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बदल दिया, और होल स्क्वायर यूँ का यूँ लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अपन ने मान कैलकुलेट किया था और वो होता है P इजिकल टू किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच में दूरी के। तो यहाँ पर 4AR इंटू क्यू है, तो यहाँ से इसमें से 4AR में से अपन 2A कॉमन ले लेते हैं और Q को कॉमन ले लेते हैं। तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके इस P में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बचा क्या आपके, एक तो 2 बचेगा और क्या बचेगा, R। ये देखिए 1/4πε0 2PR R² माइनस A² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये 2AQ आपके P में कन्वर्ट हो गई, ये वाली टर्म। नेक्स्ट, अब अपने पास ये जो डिराइव हुआ, विशेष स्थिति में क्या होता है, विशेष स्थिति में जैसे A का मान R से बिल्कुल छोटा होता है, R की तुलना में A का मान नगण्य हो, कि R को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन A का मान अति अल्प है, अति अल्प दूरी अपन ने पहले ही बोला था। तो R इससे इतना बड़ा है कि अपन इसको कैलकुलेट भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये A R की तुलना में नगण्य है और ये आपके R² माइनस A² वाली टर्म पूरी R² में बदल जाएगी। R² में बदल जाएगी तो E का मान आ जाएगा आपके 1/4πε0 इंटू 2PR, और जब अपन ने A को नेग्लिगेट कर दिया तो R² का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पावर आपकी जुड़ के 2 और 2 कितनी हो जाती है, 4। तो R की पावर 4 हो जाएगी, तो ये ऊपर से 1 कट जाएगा और R का क्या हो जाएगा, क्यूब। और E का मान आ जाएगा आपके, E अक्षीय का मान आएगा आपके 1/4πε0 2P/R³। ये किसी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका फॉर्मूला ये प्राप्त होता है, E अक्षीय। अब इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 2P वेक्टर/R³। और इसकी दिशा का ध्यान रखना, इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर P वेक्टर के अनुदिश होती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, पिछले सेक्शन में तो अपन ने पढ़ा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P को अपन निरक्ष पर ले लेते हैं, और निरक्ष क्या होता है, मध्य बिंदु से बिल्कुल लंबवत स्थित रेखा पर स्थित बिंदु। ये देखिए आप, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है AB, और इसके अक्ष पर तो बिंदु P अपन ने पिछली बार लिया था। अब निरक्ष क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि इसके लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। तो ये लंबवत जो गुजर रही है रेखा, इस पर स्थित बिंदु अपन ने क्या ले लिया, P बिंदु ले लिया। इस P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज AOP और BOP में दो दूरियां समान होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु से गुजर रही है ना। तो यहाँ पर AO और OB बराबर है ही है, और यहाँ से AP दूरी और BP दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त होंगे, दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। तो इन समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिख सकते हैं कि AP BP के बराबर होगी। अपन ने ये पढ़ा था कि मध्य बिंदु से आवेश की दूरी अपने A होती है और इस साइड भी A होती है, और इसको अपन क्या मेजर करते हैं, 2A मेजर करते हैं। पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि आवेश से अपन परीक्षण बिंदु लेते हैं तो उसकी दूरी क्या लेते हैं, अपन R लेते हैं। क्या लेते हैं, R। लेकिन अपन यहाँ पर आवेश से नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन R लेंगे O से, क्योंकि ये O से मेजर कर रहे हैं अपन। तो O से P की दूरी अपने को R लेनी है, A से P की दूरी अपने को R नहीं लेनी है। वो अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी कि A से P की दूरी क्या आती है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अपन दोनों त्रिभुजों में R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ये PA भुजा ये किसके इक्वल आएगी, BP के।
तो पी ए बराबर पी बी, और ये आ जाता है आपके कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये लंब का स्क्वायर और ये आपके ए का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर अपन ने अंडर रूट को किस में बदल दिया, 1/2 में, घात 1/2 में। अपन लिखते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये अपन लिखते हैं। आधार आपको नज़र आ ही रहा है कितना है, ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, आर का स्क्वायर। अब मैं कर्ण ज्ञात करूँगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, और इस अंडर रूट को अपन लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर 1/2 लिख सकते हैं। वही अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बिंदु P पर स्थित आवेश Q, ये जो प्लस वाला Q है, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं E1। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, E बराबर क्या होता है, KQ/R² होता है ना। तो KQ/R² होता है, और अपन इससे आवेश से इसकी दूरी ज्ञात करी अपन ने, वो क्या आ रही है, 1/4πε0 Q अपॉन जो दूरी है वो आवेश से इस परीक्षण बिंदु की दूरी कितनी है, PB है, और PB का मान अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था R² प्लस A² का अंडर रूट। तो यहाँ पर जब अपन ने वैल्यू पुट कर दी PB की, और PB की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो उस पर तो वैसे ही अंडर रूट लगा हुआ था, R² प्लस A² का अंडर रूट। जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस A²। तो इसी प्रकार अब अपन बिंदु A वाले बिंदु जो है, A वाला बिंदु जो है, इसी प्रकार अब अपन बिंदु A पर स्थित आवेश -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उसके कारण भी अपने पास यही फॉर्मूला आएगा, Q/R² प्लस A² वाला। तो अब अपन फाइनली इनको जोड़ते हैं कि टोटल उस पर क्या होगा। तो अपन घटकों में वियोजित करते हैं कि भाई E1 का परिमाण और E2 का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो वो दोनों अपने पास सेम आ रहे हैं, दोनों का मोड ले रहे हैं, परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस A²। दोनों तीव्रताओं का केवल परिमाण समान है, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टेप 3 में कि विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 की दिशाएं भिन्न होने के कारण है। दिशाएं तो भिन्न ही होगी क्योंकि आवेश ही अलग अलग है। चरण 3 में विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करेंगे क्योंकि दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। तो अपन लंबवत घटक देखते हैं और समांतर घटक देखते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। चलिए डायग्राम में एक बार अपन फिर से समझ लेते हैं कि घटक कैसे वियोजित करेंगे। ये A1 के कारण P पर अपन डायरेक्शन देखेंगे, तो ये E1 जो है, E1 A से क्या कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसका लंबवत घटक जो आएगा वो आएगा आपके E1 साइन थीटा बोलेंगे, और जो समांतर घटक आता है उसको बोलते हैं E1 कोस थीटा बोलेंगे। तो इसकी दिशा में क्या जा रहा है, आपके E1 साइन थीटा वाला घटक जा रहा है। निरक्ष रेखा यानी उसके लंबवत स्थित बिंदु, उस पर कौन सा घटक जा रहा है, E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, और E2 साइन थीटा नीचे की ओर। परिमाण समान में विपरीत होने के कारण ये पूरे को निरस्त कर देते हैं। द्विध्रुव अक्ष के समांतर E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होकर जुड़ जाते हैं। चलिए आपको वापस डायग्राम में चलकर अपन समझाते हैं। इस बिंदु ये जो A है, A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके इस दिशा में होगी, और इस दिशा में होगी तो मैं उसको E1 लिख सकता हूँ। अब ये यहाँ से अक्ष से अगर थीटा कोण बना रहा है तो इसका एक घटक आएगा E1 कोस थीटा, ठीक है। और ये आएगा आपका लंबवत घटक आएगा जिसको अपन लिखते हैं E1 साइन थीटा,
ठीक है। अब बी के कारण जो है वो आपका E2 है। क्या है? E2 है विद्युत क्षेत्र। अब इस E2 विद्युत क्षेत्र के अपन घटक देखते हैं तो इसका साइन थीटा किस तरफ वर्क करेगा? नीचे की तरफ। इसका साइन थीटा E2 साइन थीटा लिखेंगे और इसका जो कोस थीटा घटक है वो कोस थीटा घटक इसी दिशा में जुड़ जाता है, E2 कोस थीटा लिखेंगे इस प्रकार से। ओके, तो अब ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। यही अपन ने नीचे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लंबवत घटक जो है आपका निरक्ष रेखा के अनुदिश E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा नीचे की ओर परिमाण में समान तो होंगे और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जो समांतर घटक होंगे E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और फाइनली लास्ट परिणामी E निरक्षीय अपने पास प्राप्त होती है E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। और E निरक्षीय का मान अपने पास प्राप्त होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब चूंकि E1 और E2 का मान अपने पास सेम ही प्राप्त होता है क्योंकि अपन ने शुरू में जब समीकरण प्राप्त किया तो वो इक्वल आए थे। ठीक है, तो E निरक्षीय बराबर हो जाएगा अपने 2E1 कोस थीटा और E1 का वैल्यू रख दो। E1 का वैल्यू आया था अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और कोस थीटा की जगह कोस थीटा। अब ये थीटा के हिसाब से मान अपन ज्ञात कर सकते हैं कि जब थीटा 0 हो, थीटा 90 हो, अलग अलग एंगल पर जब आपके निरक्ष पर स्थित है बिंदु तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार आएगी। ये अलग अलग केस आएंगे थीटा के। समकोण त्रिभुज BOP से ज्यामितीय रूप में अपन कोस थीटा निकालते हैं तो वो आता है आपके आधार बटेवे कर्ण। और आधार बटेवे कर्ण का आधार आपने A ज्ञात किया और कर्ण आपके ये प्राप्त हुआ। उस कोस थीटा का मान आप यहाँ पे रखोगे तो कोस थीटा का मान जो आया वो आप यहाँ रख सकते हैं 2Q इंटू ये आ गया आपके 2Q और कोस थीटा की जगह अपन ने A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 पुट कर दिया और फाइनली ये पावर जुड़ गई और कितनी हो गई? 3/2 हो गई। ओके, और 2QA को अपन पढ़ते हैं कि ये किसका मान होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। तो मैंने इसको P में कन्वर्ट कर दिया उसी सूत्र से यहाँ लिखा हुआ है, चूँकि P बराबर होता है आपके 2QA। ओके, तो यहाँ पर E निरक्षीय अपने पास फाइनली इस रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अब विद्युत द्विध्रुव छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए अपन E निरक्षीय फाइंड करें तो वो A की वैल्यू आपके R से बिल्कुल छोटी होने के कारण फिर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को अपन किसके समान समझ लेते हैं? R स्क्वायर के समान। अब R स्क्वायर का फिर पावर 3/2 करते हैं तो 2 से 2 कट जाता है और पावर बचेगी आपके 3। और E निरक्षीय A को नगण्य लेने पर अपने पास बचता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब। तो E निरक्षीय भी अपने पास KP/R क्यूब या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R क्यूब के रूप में प्राप्त होती है। और इसका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप अगर आप देखना चाहें तो वो क्या आ रहा है? विपरीत दिशा में KP/R क्यूब आ रहा है, यहाँ पे माइनस वह उसकी दिशा दर्शा रहा है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण P के ठीक विपरीत होगी। अगर P की दिशा में आ रही है तो प्लस आएगा यहाँ पे और माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो P की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी तुलनात्मक अध्ययन की। तो अपन पाते हैं कि E अक्षीय का मान
2 इंटू ई निरक्षीय के बराबर आता है। ओके, जब अपन आर को बहुत ज़्यादा मानते हैं ए से और ए को नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर अपने पास जो परिमाण निकल के आता है ई अक्षीय का मान वो ई निरक्षीय का दुगना आता है। ये परिमाण का संबंध है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का दुगना होता है। ओके, और दिशाओं का अंतर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है जबकि निरक्षीय स्थिति में दिशा विपरीत होती है। ये तुलनात्मक अध्ययन है दोनों का, जिससे आपको डिफरेंस नज़र आए कि ई निरक्षीय क्या है और ई अक्षीय में क्या डिफरेंस आता है। और दूरी पर निर्भरता अगर अपन पढ़ते हैं तो एकल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र आता है आपके ई प्रोपोर्शनल टू, यानी ई समानुपाती होता है 1/r² के, परंतु विद्युत द्विध्रुव के कारण दोनों ही स्थितियों में क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन ने देखा है। E बराबर kp/r³ प्राप्त हो रहा है अपने को, तो ये E जो है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या आ रहा है, वो घन की व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है जो अत्यधिक तीव्रता से घटता है। ओके, तो ये अपने 2 पॉइंट थे जो अपन ने पढ़े कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या प्राप्त होता है, ये अपन ने पढ़ा था। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय।